मॉर्निंग टू मेरे सभी प्यारे बच्चों, मेरे स्मार्ट साइंटिस्ट्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साउंड। हम बात करने वाले हैं साउंड की, बट टेंशन मत लीजिए। आज साउंड सिर्फ पढ़ाई वाली नॉइज़ नहीं होएगी, आज साउंड होगी फन वाली। वैसे एक बात बताइए, मम्मी की डांट ज़्यादा लाउड होती है या स्कूल बेल? एग्जैक्टली, दोनों साउंड हैं, सुनाई देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 9 चैप्टर साउंड, एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू नो दैट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। किस तरह से जो आवाज़ है वो हमारे कानों तक पहुंचती है, क्या सेंसेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं सारी बातों को, सारी चीज़ों को जो हमारे आसपास वॉइस प्रोड्यूस करती हैं। सो इन दिस सीरीज फर्स्ट वी विल नो अबाउट व्हाट इज वेव मोशन। बच्चों, फिजिक्स में 3 टाइप्स के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो स्ट्रेट मोशन होता है कि कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रही है, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है। इस टाइप के मोशन को, स्ट्रेट मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड टाइप होता है रोटेशनल मोशन, जिसमें कोई भी चीज़ एक राउंड, एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है, एक एक्सिस के अराउंड मोशन करती है। जैसे हमारी अर्थ एक एक्सिस पर है, और क्योंकि हमारी अर्थ एक एक्सिस पर है तो मून उस अर्थ के चारों तरफ रोटेट होता है। इस तरह के मूवमेंट को, इस तरह के मोशन को कहा जाता है रोटेशनल मोशन, जिस तरह से सीलिंग फैन घूमता है। थर्ड टाइप जो होता है वाइब्रेशनल मोशन, और आप इसी थर्ड टाइप के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये साउंड की एक वेव होती है, वेव मोशन होता है जिससे साउंड हमें सुनाई देता है। इस टाइप के मोशन को वाइब्रेशनल मोशन कहा जाता है। और ये जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, अप एंड डाउन मोशन हो जाता है। या तो आगे पीछे कोई चीज़ लगातार ऑसिलेट होगी, या फिर अप एंड डाउन कोई चीज़ लगातार ऑसिलेट होगी, बैक एंड फोर्थ हो सकती है। इस तरह के ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेशनल मोशन के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में हम कंसीडर कर सकते हैं स्प्रिंग ब्लॉक को। ऑसिलेटरी जो स्प्रिंग ब्लॉक होता है, किस तरह से एक मेन लाइन के चारों तरफ ऑसिलेट होता है। या यूट्यूब एक ऐसा शेपर होता है जिसके अंदर कोई चीज़ लगातार जो होती है यहाँ से यहाँ ऐसे मोशन करती रहती है, अप डाउन मोशन करती रहती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। और इसी वाइब्रेशनल मोशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 साउंड में। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये साउंड होता क्या है, ये साउंड क्या चीज़ है। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म जो हमें सुनाई देती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने क्लैप किया, आपको आवाज़ आई, देखिए क्लैप की आवाज़ आई। फिर उसके बाद यहां पर एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे, तो बच्चों ये वॉइस थी एक सायरन की, एक बजते हुए सायरन की, जिसकी साउंड जो थी वो क्लैप से बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने जो क्लैप किया उसका साउंड भी आपने सुना, उसके बाद सायरन का साउंड आपने सुना, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। और एक मैं चिल्लाती हूँ जोर से, क्लास में बच्चे बोल रहे हैं और मैं बोल रही हूँ साइलेंस बच्चों, ये साउंड बिल्कुल डिफरेंट है पहले वाली 2 साउंड से। अलग अलग तरह की आवाज़, अलग अलग तरह के सब्सटेंस में से अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस से प्रोड्यूस होना इज कॉल्ड साउंड। एंड साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces the sensation of hearing. Now we will know about the difference between wave and particle motion. Particle motion एक्चुअल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से हम साउंड को सुन पाते हैं। और जो वेव मोशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, एक्चुअली बस पार्टिकल जो होता है अपनी जगह से टू एंड फ्रो मोशन हो गया, बैक एंड फोर्थ मोशन हो गया। तो इस तरह में क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मीडियम के सारे पार्टिकल इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं लेकिन अपनी जगह पर खड़े खड़े। इस टाइप के मोशन को वेव मोशन कहा जाता है, और इसी टाइप के मोशन को हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स की। डायरेक्शन के हिसाब से
जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो दो टाइप की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं. द फर्स्ट इज ट्रांसवर्स एंड द सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल. जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं और जो एनर्जी है वो स्ट्रेट जाती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होते हैं जिसमें पार्टिकल्स आगे पीछे यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं और एनर्जी फॉरवर्ड आगे की तरफ जाती है. प्रोपोगेशन के मीडियम से अगर हम वेव्स के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के प्रोपोगेशन के मीडियम पे वेव्स होती हैं. एक होती है मैकेनिकल एंड दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल. इसमें जो मैकेनिकल वेव है यही साउंड वेव है और इसमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई ना कोई मटेरियल चाहिए वेव को कंडक्ट होने के लिए. लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है. ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता. साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता. उसके बाद जो सेकंड टाइप होता है प्रोपोगेशन के हिसाब से वेव का, वो होता है नॉन मैकेनिकल. इसमें किसी तरह का मटेरियल, किसी तरह का मीडियम नहीं चाहिए. ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है. इसमें हम लाइट को कंसिडर कर सकते हैं. लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं. बात करते हैं साउंड ऑफ वेव्स. प्रोडक्शन ऑफ साउंड, किस तरह से साउंड का प्रोडक्शन होता है उसको हम पढ़ते हैं. तो बच्चों, साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है. साउंड तब प्रोड्यूस होती जब कोई ऑब्जेक्ट हिलता है, लगातार टू एंड फ्रो मोशन करता है. सो साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है वाइब्रेशन. So sound wave produced by vibration on स्ट्रिबिंग टू सरफेस टुगेदर. जब भी दो कोई सरफेस आपस में स्ट्राइब होती है, टकराती है, और उनसे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम कह सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे रबड़ बैंड को खींचो, टंग टंग टंग, उसको ऐसे फिंगर से आप हिलाओगे ना तो इस तरह की आवाज़ आती है. बेल बजाओ, थ्रॉट पर हाथ रखो, आपके वोकल कॉर्ड्स, आपका जो नेक है जहाँ से आवाज़ निकलती है वहाँ पर हाथ रख के देखिए, आपको वाइब्रेशन महसूस होगा. और इस तरह से थ्रॉट पर हाथ रख कर आप बोलिए आ, देखिए वाइब्रेशन फील होगा. हुआ ना. ये जो वाइब्रेशन फील हो रहा है ना बच्चों, ये साउंड के प्रोड्यूस होने का मेन रीज़न है. सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाउ द अनदर टॉपिक इज दैट कि साउंड जो है वो प्रोपोगेट कैसे करता है. साउंड की जो वेव्स होती हैं वो कैसे ट्रैवल करती हैं कि हमें साउंड सुनाई देता है. तो इसमें सबसे पहले देखिए बच्चों कि दो तरह की चीज़ें होती है. एक होती है रेरिफेक्शन एंड एक होती है कंप्रेशन. किसी भी वेव में जहाँ वाइब्रेशन हो रहा है और साउंड ट्रैवल कर रहा है तो जो कंप्रेशन होता है वो हाई पिच पर होता है. जब हाई प्रेशर एरिया बनता है वाइब्रेशन के लिए तो कंप्रेशन होता है, और जब लो प्रेशर एरिया बनता है तो रेरिफेक्शन होता है. इस तरह से जो साउंड वेव में जब प्रोपोगेट करता है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो जिस भी चीज़ की, जिस भी सब्सटेंस की जो वेव्स हैं वो चल रही हैं और हमें साउंड सुनाई दे रहा है. सो साउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट. सो एक ट्रिक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं मैं कि क्या स्पेस में साउंड सुनाई देगा? क्या बच्चे बता सकते हैं कि अगर हम स्पेस में चले जाएं तो क्या हमें आवाज़ सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड को चाहिए होता है मीडियम. साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, और स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है. मीडियम के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, और इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी शोन है जिसमें आपको एक बेल जार दिया हुआ है और उस बेल जार में एक बेल लगी हुई है, और इस बेल को आपको जब तक जार में एयर है बैटरी के हेल्प से इस बेल को आपको बजाना है. जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे ये बेल बजती रहेगी, बजती रहेगी, बजती रहेगी. फिर हम एक काम करेंगे कि इस जार के नीचे जो वैक्यूम पंप लगा हुआ है उससे इस जार की एयर को बाहर निकाल देंगे, और जैसे ही जार की एयर पूरी बाहर निकल जाएगी वैसे ही बेल बजना बंद हो जाएगी. एयर निकलने के साथ साथ
बेल की जो वॉल्यूम है धीरे धीरे कम होती 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 होती, जैसे ही पूरी एयर खत्म होगी जार में, बेल की आवाज़ भी बंद हो जाएगी. सो इट इज hence proved that sound must needed a medium to be travel like solid, liquid and gas. यानी कि अगर एयर है आपके चारों तरफ तो आपका बोलना पॉसिबल है, क्योंकि वो साउंड का मीडियम बनेगा. वाटर है तो आपको ये पता ही होगा कि जो वाटर में वेल्स होती हैं वो बातें करती हैं. स्पेस टोटल साइलेंस है, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहाँ पर कोई मीडियम भी नहीं है. सो इसीलिए साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम and vacuum is found in space. Now we will talk about again propagation of sound. इसमें sound travel करता कैसे है, sound कैसे सुनाई देता है, किस वेव में, जिसकी हम ऑलरेडी पहले ही बात कर रहे थे. तो जो साउंड है वो किस तरह से ट्रैवल करता है, किस तरह से प्रोपोगेट करता है. तो मैं सोचती हूँ क्या फ्लाइट से या ट्रेन से? नहीं भाई, साउंड ट्रैवल करती है वेव्स की फॉर्म में. साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं. इसमें कंप्रेशन होता है. मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ प्रेशर एरिया ज़्यादा है वहाँ कंप्रेशन होगा, और जहाँ प्रेशर एरिया कम है वहाँ रैरिफेक्शन होगा. बिल्कुल जैसे स्कूल में कभी क्राउड ज़्यादा है तो कंप्रेशन है, कभी ग्राउंड खाली है तो रैरिफेक्शन है. सो in this way the sound waves propagate. Now we will talk about the क्वालिटीज़, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं वेव लेंथ को. वेव लेंथ एक कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, जिसकी वजह से आवाज़ हमें सुनाई देती है, और इसका जो डिनोटेबल साइन होता है वो होता है लैम्डा. इसकी यूनिट होती है मीटर. सो किस तरह से वेव लेंथ नापी जाती है? तो देखिए बच्चों, ये जो वेव स्टार्ट हुई है, इसे जहाँ से ये साउंड प्रोपोगेट कर रहा है, मान लीजिए कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये एक जो वेवलेंथ है, एक जो कंप्लीट सर्कल है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है. तो इन दोनों वेव्स के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ. उसे हम कहते हैं वेवलेंथ. एक पूरी डिस्टेंस, एक पूरी वेव को पार करने में जो डिस्टेंस है, इस तरह से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम कहते हैं वेवलेंथ, और इसका नाम हम रख देते हैं लैम्डा 1. उसके बाद अगेन ये जो वेवलेंथ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो रही है, तो इस और इस वेवलेंथ के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये भी क्या है? ये वेवलेंथ है. इसे हम कह देते हैं लैम्डा 1. क्या कह देते हैं? लैम्डा 1. अब नीचे वाली वेव देखिए, ये सेम वेव देखिए जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो रही है. तो ये जो इस वेव के बीच की जो दूरी है, इसका नाम रख देते हैं लैम्डा 2. और यहाँ पर ये वेवलेंथ ख़त्म हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम रख देते हैं नाम इसका लैम्डा 2. अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि कौन सी वेवलेंथ है वो जो बड़ी है, वेवलेंथ 1 बड़ी है या वेवलेंथ 2 बड़ी है? ऑब्वियसली सी बात है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो वेवलेंथ 1 बड़ी है, यानी लैम्डा 1 बड़ा है, लैम्डा 1 बड़ा है लैम्डा 2 से. सो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर. अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू से. म्यू के साइन से हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है उसका नाम होता है हर्ट्ज़. फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ से डिनोट करते हैं. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि कितने चक्कर, कितने साइकिल्स पर सेकंड में पूरे किए गए. मान लीजिए ये एक पूरी वेव है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हुई, यहाँ वहीं सेम ये जो वेव है सेम टाइम पर, सेम डिस्टेंस पर ये यहाँ पर ख़त्म हुई. दोनों वेव्स का डिफरेंस देखिए, ये जो म्यू 1 है वो तो सिर्फ एक वेव के पूरा होने से ही कंप्लीट हुई, और ये जो म्यू 2 है, ये जो वेव यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो रही है, ये म्यू 2 है. तो ऑब्वियसली जो म्यू 2 है वो म्यू 1 से कम है, ज़्यादा है. म्यू 2 म्यू 1 से ज़्यादा है, क्योंकि इसने इतने सारे सर्कल्स पूरे कर लिए और इसका तो सिर्फ एक ही सर्कल पूरा हुआ. सो इन दिस टाइप frequency travels in the form of wave. So if there is distance between two adjacent
लाइक दो क्रेस्ट और दो ट्रॉफ्स में अगर डिफरेंस है तो वो वेवलेंथ की वजह से है। फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड में आप कितने राउंड्स चल रहे हो, यहाँ पर आप इतना राउंड चले 1 सेकंड में और यहाँ पर आप इतने सारे राउंड चल गए मन, तो μ2 जो है वो μ1 से बड़ा होगा क्योंकि आपने इस यहाँ पर ज़्यादा सर्कल कवर किए। सो बात दोनों तरफ डिस्टेंस की है। ये जो ऊपर बच्चा होता है इसको, ये जो वेव है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे से ये जो वेव यूं जा रही है इसको हम कहते हैं ट्रॉफ। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, और पर सेकंड में कितने साइकिल्स वाइब्रेशन हो गया उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लेमडा से और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड की, जिसको डिनोट करते हैं टी से और जिसकी यूनिट होती है सेकंड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, जैसे मान लीजिए ये वेव यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो इस पूरी एक वेव को ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, ये जो टाइम लगा उसे हम डिनोट करते हैं T1 यानी टाइम 1 से। वहीं इसी वेव को सेम कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम डिनोट कर देते हैं टाइम 2 से। तो ऑब्वियसली कहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है और यहाँ कम टाइम लग रहा है, तो जो टाइम 1 है वो ज़्यादा है टाइम 2 से। बात करते हैं फॉर्मूला की, तो अगर म्यू की बात करें यानी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। जैसे देख लीजिए इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेव जो है वो धीमी होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। टाइम कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, वेव छोटी होती जा रही है और लंबी होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम कम होगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, जिसको डिनोट करते हैं ए से और जिसकी यूनिट होती है मीटर। सेम एम्पलीट्यूड वेव्स के अप एंड डाउन का मामला होता है बच्चों। जो वेव मीन के थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे जा रही है और इस वेव में और इस वेव में आप डिफरेंस फील कर सकते हो, इसको हम एम्पलीट्यूड 1 मानते हैं और इसे हम एम्पलीट्यूड 2 मानते हैं। ये जो क्रेस्ट है ना बच्चों, यहाँ से मीन से वेव की जो हाइट होती है उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है, मीन से वेव की जो हाइट होती है उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इसे हमने नाम दिया एम्पलीट्यूड 1, इसे हमने नाम दिया एम्पलीट्यूड 2, और जो एम्पलीट्यूड 2 है ऑब्वियसली वो A1 से बड़ा है। यहाँ तो सिर्फ इतनी सी जगह है, यहाँ पे कितनी सारी जगह, तो जो एम्पलीट्यूड 2 है वो एम्पलीट्यूड 1 से बड़ा है, और इसी हाइट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अनदर टॉपिक दैट इज स्पीड ऑफ साउंड वेव। हम इसके फॉर्मूला और वेरिएशन के बारे में बात करें, साउंड वेव के फॉर्मूला और वेरिएशन के बारे में बात करें तो स्पीड बता दोगे क्योंकि आपने मोशन में पढ़ा है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है। उसी तरह डिस्टेंस की जगह अगर हम रख लें वेवलेंथ और टाइम की जगह अगर हम रख लें टाइम पीरियड, तो जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो लैम्डा अपॉन टी को डिनोट करेगी। इसी को हम इस तरह से कर लें कि जो स्पीड है वो लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, क्योंकि इसको हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो स्पीड है वो लैम्डा इंटू म्यू को डिनोट कर देगी। इट मीन्स वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड अपने आप निकल कर आ जाएगी। सो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। इसे हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं और यही फॉर्मूला होता है साउंड वेव की स्पीड को नोट करने का। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पिच। बच्चों पिच मतलब पिच 2 टाइप की होती है, दैट कैन बी हाई, दैट कैन बी लो। अगर पिच हाई है तो जो आवाज़ होगी, जो साउंड होगी वो श्रिल यानी तीखी हो जाती है, जैसे मोस्टली गर्ल्स की होती है ना, गर्ल्स की आवाज़ श्रिल होती है, गर्ल्स की वॉइस श्रिल होती है क्योंकि उनकी जो पिच होती है वोकल कॉर्ड्स की वो हाई होती है।
और जो बॉयज़ होते हैं आपने देखा होगा कि उनकी आवाज़ डीप होती है, भारी मोटी आवाज़ होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड्स की जो पिच होती है वो लो होती है। सो इफ़ फ्रीक्वेंसी इज गोइंग हाई, तो जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो श्रिल यानी तीखा हो जाएगा। एंड इफ फ्रीक्वेंसी विल गो लो, तो जो वॉइस है, जो साउंड है, वो डीप हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, भारी हो जाएगा। द अनदर कैरेक्टरिस्टिक वी विल टॉक अबाउट दैट इज लाउडनेस ऑफ एम्पलीट्यूड। भी दो टाइप का हो सकता है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड जो है वो लाउड होगा, और अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड जो है यानी लाउडनेस जो है वॉइस की वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो जो लाउडनेस है वो भी दो टाइप की होती है। अगर वॉइस अगर साउंड बहुत ज़्यादा लाउड है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है, और अगर साउंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा लो है। टिम्बर की बात करें तो टिम्बर क्वालिटी ऑफ साउंड होता है, लाइक सब्सटेंसेस। आप तबला बजा रहे हो तो अलग आवाज़ आ रही है, गिटार से अलग आवाज़ आती है, सारंगी से अलग आवाज़ आती है, उसी तरह से ढोलक से आवाज़ अलग आती है, क्लैप की आवाज़ अलग होती है, सीटी की आवाज़ अलग होती है। हर चीज़ की जो वॉइस है, जो साउंड है, वो अलग अलग होती है, क्योंकि वो जो साउंड है वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं टिम्बर। टिम्बर के बाद बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी यानी कितने ज़ोर से आवाज़ आ रही है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम डिनोट कर सकते हैं डेसिबल में। जो भी एरिया अपॉन टाइम जो होता है, इससे हम निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी लग रही है किसी साउंड को प्रोड्यूस होने में, और इसी फॉर्म को हम इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। ऑल राइट माई डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए साउंड ने बस इतना ही शोर मचाया, और ऑनेस्टली अगर मैं आज पूरा चैप्टर करा दूँ ना, तो साउंड वेव से पहले आप लोग शॉक वेव में आ जाएंगे। सो लेट्स प्रेस पॉज, not stop, because learning never stops. It just takes a short break. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, रिवर्बरेशन, स्पीड ऑफ साउंड और न्यूमेरिकल्स, जो एग्जाम में आते ही कहते हैं सरप्राइज। टिल देन रिवाइज व्हाट वी डिस्कस टुडे, क्योंकि रिवीजन इज द रियल वाइब्रेशन ऑफ सक्सेस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना साउंड तो जाएगी और आएगी पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सो गुड बाय। Till then, keep learning by humanity learning. Bye bye. Stay curious, stay confident, and let science make some noise.